बैक प्रोपगेशन दिमाग कैसे सीखता है वो नहीं है। इसके बारे में सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली लाइन यही है और ये गलत है। ये असल में जो करता है वो है ब्लेम असाइन करना। और अंत तक आप बिल्कुल ठीक से पिक्चर कर पाओगे कि जब एक नेटवर्क ट्रेन होता है तब क्या होता है। एक बैकवर्ड स्वीप और हर वेट को एरर में अपना हिस्सा मिलता है। ये रही वो सोच जिसे मैं सबसे पहले तोड़ना चाहती हूँ कि ये एल्गोरिदम बायोलॉजी की कोई गूंज है। मुझे सीरियस एआई राइटिंग में बार बार ये दिमाग वाली कंपैरिजन दिखती रहती है और ये मुझे खटकती है क्योंकि मैं ये मॉडल्स को यूज़ करती हूँ और मैं सच में पिक्चर करना चाहती थी कि ट्रेनिंग अंदर क्या करती है। तो मैं बैठ गई और मैंने एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस किया, बिल्कुल जैसे आप ट्रेस करोगे कि एक प्रोडक्शन लाइन में डिफेक्ट कहाँ आया। जो मुझे मिला वो दिमाग वाली कहानी से ज़्यादा साफ और ज़्यादा अजीब था। शुरू करते हैं उस प्रॉब्लम से जिसे बैकप्रॉप सॉल्व करता है। एक नेटवर्क एक गेस करता है और वो गेस थोड़ा गलत होता है। अब अंदर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस छोटे छोटे नॉब्स है और आपको जानना है कि इनमें से हर एक ने उस गलती में कितना जोड़ा। सोचो एक लंबी असेंबली लाइन जिसने एक फॉल्टी पार्ट बनाई। आप ये नहीं जानना चाहते कि कुछ गलत हुआ, आप जानना चाहते हैं कि किस किस स्टेशन को ब्लेम देना है और कितना। बस यही पूरा काम है। बैकप्रॉप वो प्रोसीजर है जो एरर को एक साथ हर नॉब तक ट्रेस करता है। तो ये ब्लेम ट्रेस कैसे करता है? नेटवर्क को स्टेप्स की एक चेन की तरह सोचो। इनपुट आगे फॉरवर्ड बहता है, एक स्टेप से अगले में सीधा गेस तक। बैकप्रॉप उस चेन को उल्टा चलाती है। बिल्कुल अंत में आप ठीक से जानते हो कि आप कितना गलत थे। फिर एक स्टेप एक बार में ये एक छोटा लोकल सवाल पूछती है। इस स्टेप ने अपने बिल्कुल बाद वाली चीज को कितना बदला? आपको सिर्फ अपने अगले वाली एक स्टेप का जवाब चाहिए होता है, क्योंकि जब आप पीछे चलते हो तो उन लोकल जवाबों को आसपास में मल्टीप्लाई करते जाते हो। यही चेन रूल है और यही बैकड्रॉप है। मैं असली मूव को साफ शब्दों में रखती हूँ क्योंकि ये सिर्फ दो हिस्से हैं। एक लेयर पर पहुंचने वाला ब्लेम नंबर्स की एक लिस्ट है। इसे नीचे वाली लेयर को देने के लिए आप दो चीज करते हो। आप उस ब्लेम को वापस उन्हीं कनेक्शन से राउट करते हो जो सिग्नल को फॉरवर्ड ले गई थी, ताकि हर इनपुट को उतना ही ब्लेम मिले जितना जोर उसने आउटपुट पर लगाया था। पर आप रिजल्ट को उस हिसाब से स्केल करते हो कि वो लेयर फॉरवर्ड जाते वक्त जिस एग्जैक्ट वैल्यू पर थी उस पर कितनी सेंसिटिविटी थी। ये दूसरा हिस्सा वो है जिसे फॉरवर्ड वैल्यू याद रखने की ज़रूरत होती है और यही से वो मेमोरी कॉस्ट आती है जिस तक हम पहुंचेंगे। वेट अपडेट्स इन दो मूव से सीधा निकल आता है और आप इन्हें हर लेयर नीचे दोहराते हो। और ये रहा फायदा, जब तक आप फर्स्ट लेयर तक पहुंचते हो हर एक वेट अपना खुद का ब्लेम का हिसाब थामे हुए है। एक बैकवर्ड पास ने आपको ये सब दे दिया, इसलिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस वेट्स वाला मॉडल भी ट्रेनेबल है। आपको हर नज लगभग उतनी ही कीमत पर मिल जाती है जितनी नेटवर्क को एक एक्स्ट्रा बार फॉरवर्ड चलाने में लगती है। पर उस सेंसिटिविटी वाले हिस्से पर नजर रखना, क्योंकि एक मिनट में ये समझ आएगा कि डीप नेटवर्क्स सालों तक क्यों टूटे हुए थे। अब ये असल में कोई डीप लर्निंग इन्वेंशन नहीं है, बिल्कुल यही एल्गोरिदम एरोस्पेस में चलता है और ये देखना पूरी आइडिया को ठोस बना देता है। एक इंजीनियर जो विंग डिजाइन कर रहा है उसके पास हंड्रेड्स ऑफ शेप सेटिंग्स है और एक सवाल जो मायने रखता है, कौन सा? अगर मैं उसे नच करूँ ड्रैग को सबसे ज्यादा काम करेगा। इन्हें एक एक करके चेक करने का मतलब होता है फ्लूइड स्टिमुलेशन को 100 बार चलाना। तो वो ऐसा नहीं करते, वो स्टिमुलेशन को एक बार फॉरवर्ड चलाते हैं, फिर उसके थ्रू एक सिंगल बैकवर्ड पास चलाते हैं और वो एक पास उन्हें एक ही साथ हर सेटिंग के प्रति ड्रैग की सेंसिटिविटी दे देता है।
इसे एडजॉइन मेथड कहते हैं और ये वही बैकड्रॉप है, बस अलग रूप में। नेटवर्क जो पूछता है कि कौन सा वेट इसका एरर सबसे ज़्यादा काटेगा, और इंजीनियर जो पूछता है कि कौन सा कर्व ड्रैग सबसे ज़्यादा कटेगा। दोनों बिल्कुल एक जैसे कंप्यूटेशन चला रहे हैं, लेकिन उस बैकवर्ड पास की एक कीमत है। एक स्टेप के थ्रू एरर को वापस डालने के लिए आपको जानना पड़ता है कि फॉरवर्ड जाते वक्त उसके अंदर क्या गया था। तो नेटवर्क कुछ भी फेक नहीं सकता, उसे हर इन बिटवीन रिजल्ट मेमोरी में थामे रखना पड़ता है जब तक बैकवर्ड पास आकर उसे ना कर ले। सोचो, मेमोरी के दो स्टैक्स आसपास रखे हुए, एक स्टैक मॉडल के अपने वेट्स है, दूसरा बस फॉरवर्ड पास का स्क्रैच वर्क है जो वापसी के रास्ते पर क्रूज होने का इंतजार कर रहा है। एक मॉडर्न एआई मॉडल एक ही लेयर के लिए वो दूसरा स्टैक बैकवर्ड पास को फॉरवर्ड पास से लगभग 50% ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत दे देता है, और ये लगभग 30% स्लोवर चलता है। और यहीं पर मेमोरी की कहानी उल्टी पड़ जाती है। इनपुट को इतना लंबा खींचो, मान लो एक 7 बिलियन वेट्स वाला मॉडल एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, और वो स्क्रैच वर्क स्टैक खुद मॉडल से भी ऊंचा हो जाता है। जो चीज़ वो सिर्फ याद रख रहा है वो उस चीज़ से भरी है जो वो असल में है। एक क्लासिक फिक्स है, और वो आपको बताता है कि ये कॉस्ट कितनी असली है। आप इन बिटवीन रिजल्ट्स को फेंक देते हो मेमोरी बचाने के लिए, फिर उन्हें बैकवर्ड पास के दौरान दोबारा कंप्यूट करते हो जब आखिरकार आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। एक रिसर्च रिजल्ट ने दिखाया कि उस ट्रिक ने 1000 लेयर नेटवर्क को 48 गीगाबाइट से घटाकर 7 तक ला दिया, लगभग 30% एक्स्ट्रा कंप्यूट के बदले। आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हो और बदले में मेमोरी बच जाती है, और यही बिल्कुल वो हिस्सा है जिसे दिमाग वाली कंपैरिजन चूक जाती है, और वो हिस्सा जिसकी चिप डिज़ाइनर्स सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। एक असली न्यूरॉन जम कर फ्यूचर से एरर आने का इंतज़ार नहीं करता, बैकड्रॉप वो इंतज़ार मांगता है, और वो इंतज़ार ही वो चीज़ है जो मेमोरी और पावर खर्च करती है। उसी बैकवर्ड चेन का एक फेलियर मोड है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से डीप नेटवर्क्स सालों तक अटके हुए थे। याद रखो कि हर स्टेप एरर को एक लोकल नंबर से मल्टीप्लाई करता है। छोटे नंबर्स की एक लंबी लड़ी को आपस में मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट 0 की तरफ मर जाता है। तो अर्ली लेयर्स तक पहुंचने वाला एरर घटकर लगभग कुछ भी नहीं रह जाता है, और वो लेयर्स बस सीखना बंद कर देते हैं। लोग इसे वैनिशिंग ग्रेडियंट कहते थे, और लंबे समय तक यही वजह थी कि आप एक नेटवर्क को चंद लेयर्स से आगे ट्रेन नहीं कर सकते थे। 3 फिक्सेस ने इसे खोला, और हर एक असल में उस बैकवर्ड सिग्नल को बचाने के बारे में है। प्रील्यू पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सिग्नल को पूरी ताकत पर रखता है, तो वो ये वापसी के रास्ते पर घटना बंद कर देता है। एक शॉर्टकट कनेक्शन एरर को हर एक लेयर से छीलते हुए गुजारने के बजाय सीधा लेयर्स के एक ब्लॉक के पार खुद जाने देता है, और नॉर्मलाइजेशन हर लेयर के नंबर्स को एक ऐसी रेंज में रखता है जहां सिग्नल हेल्दी रहता है। इन्हें एक साथ स्टैक करो और एक 1000 लेयर नेटवर्क ठीक से ट्रेन होता है। इन्हें हटा दो और बैकड्रॉप अपनी ही डेप्थ पर घुट जाता है। पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो सीधा मेरी ओपनिंग के खिलाफ जाता है। स्टैंडर्ड एतराज़ ये है कि दिमाग स्ट्रिक्ट बैकड्रॉप नहीं चला सकता, और इसने लोगों को बैकड्रॉप फ्री मेथड्स इन्वेंट करने की तरफ ढकेला है। जियोफ्री हिंटन उन लोगों में से एक जिन्होंने मॉडर्न डीप लर्निंग बनाई ने कुछ साल पहले फॉरवर्ड मेथड निकाला। ये बैकवर्ड पास को फेंक देता पर एक दूसरे फॉरवर्ड पास से रिप्लेस कर देता है, ताकि एक नेटवर्क उन इन बिटवीन रिजल्ट्स को कभी स्टोर किए बगैर सीख सके। एक रिलेटेड आइडिया फीडबैक अलाइनमेंट ने दिखाया कि आप प्रिसाइज बैकवर्ड वेट्स को फिक्स्ड रैंडम वेट्स से भी बदल सकते हैं और फिर भी सीख सकते हैं, जो उन आम वजहों में से एक को हटा देता है जिनके चलते लोग बैकड्रॉप को बायोलॉजी में नामुमकिन कहते थे। और एक मेथड जिसे VFF नेट कहते हैं, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ने इस फॉरवर्ड ओनली स्टाइल को और आगे बढ़ाया और स्टैंडर्ड इमेज टेस्ट पर
पहले के ऐसे मेथड्स की एरर रेट को लगभग 8% कम कर दिया। ये रहा वो अपडेट जिसने कहानी को सच में बदल दिया। लंबे समय तक आप कह सकते थे कि इनमें से किसी ने भी प्लेन बैकड्रॉप को एक्यूरेसी पर नहीं हराया। ये अब बिल्कुल सच नहीं रहा। मोनो फॉरवर्ड नाम का एक मेथड अब सिंपल नेटवर्क्स के लिए एक ध्यान से ट्यून्ड बैकड्रॉप को एक्यूरेसी पर मैच करता है या उससे आगे निकल जाता है और साथ ही लगभग 40% कम एनर्जी यूज करता है। पीछे स्केल का है। ये छोटे नेटवर्क्स और छोटे टेस्ट पर टिकता है, सबसे बड़े मॉडल्स पर नहीं, जहां बैकड्रॉप अभी भी राज करता है। तो गैप खिसक गया। पहले ऐसा था कि बैकड्रॉप बस ज्यादा एक्यूरेट था। अब ऐसा है कि बैकड्रॉप अभी भी स्केल पर जीता है, लेकिन ये रहा ट्विस्ट। नेचर रिव्यूज न्यूरोसाइंस जर्नल में एक पेपर जिसके ऑथर जेफरी हिंटन भी है, तर्क करता है कि दिमाग अपने फीडबैक कनेक्शंस का इस्तेमाल करके आखिर में बैकड्रॉप के एरर सिग्नल्स के करीब कुछ कंप्यूट कर सकता है। तो दिमाग टेक्स्ट बुक वाले एतराज के दावे से बैकड्रॉप के ज्यादा करीब हो सकता है। तब भी जब इंजीनियर्स बैकवर्ड पास को पूरी तरह से बचाने के लिए हार्डवेयर बनाने में लगे हुए हैं, ये दोनों एक साथ सच हो सकते हैं और मुझे लगता है अभी ये है। तो मैं इसे ऐसा थामूंगी, एक दिमाग पिक्चर मत करो, एक ध्यान से की गई बैकवर्ड स्वीप पिक्चर करो जो हर नॉब को उसका ब्लेम का हिस्सा देती है एक ही पास में। यही वो चीज है जिसने डीप लर्निंग को ट्रेनेबल बनाया और इसलिए दिमाग वाली कंपैरिजन इस बात को कम आंकती है कि ये बुककीपिंग असल में कितनी चतुर है। एक असली जिम्मेदारी ये है कि उस स्वीप को चलाने के लिए उसे क्या क्या याद रखना पड़ता है और वो जिम्मेदारी एक साथ दो जगह रहती है। एक असली चिप पर असली न्यूरॉन वही ट्रिक करता है और वो वजह जिसके चलते एक असली न्यूरॉन वही ट्रिक नहीं कर सकता। अगर कोई मेथड कभी उस मेमोरी कॉस्ट से बच निकले और फिर भी एक ऐसी प्रॉब्लम पर बैकड्रॉप को मैच करे जो असल में पूरी स्केल पर मनाए रखती है, सिर्फ एक छोटा टेस्ट नहीं, वो दिन है जब ये कहानी बदलती है। क्या फॉरवर्ड ओनली ट्रेनिंग कभी एक छोटे टेस्ट के बाहर जीता है? मुझे नहीं पता कि जीतेगा या नहीं। अगर इसने आपकी ट्रेनिंग पिक्चर करने के तरीके को बदला तो पूरा राइट अप विद मैथ्स मेरे सबस्टैक पर है, वहाँ जाकर फॉर्मूलाज देखो और मुझे बताओ कमेंट्स में कि ये वीडियो कैसा लगा।